पिछले 24 घंटे के अंदर आपकी दुनिया के अंदर साइज़मिक चेंजेस आ रही हैं और आपने ये देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट की पीस डील साइन हो गई है। इजिप्ट के शहर शर्म शेख में दुनिया के लीडर्स इकट्ठे हुए और मुस्लिम लीडर्स इकट्ठे होने के बाद दुनिया के 4 बड़े लीडर्स ने इस डील को साइन कर लिया है, जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अल सीसी, तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान और अमीर कतर तमीम बिन हम्माद अल सानी ने इस डील को साइन कर लिया है। नाउ दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, लेकिन कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और आपका उन चीजों को समझना जरूरी है। इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट अर्दगान ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुए तो मैं उठकर चला जाऊंगा। और ये इंश्योर कराया गया कि ना बेंजामिन नेतन्याहू ना उनका कोई एम्बेसडर इस पीस डील के वक्त मौजूद हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि भरपूर चांस था बेंजामिन नेतन्याहू के मौजूद होने का। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इससे पहले इसराइल में मौजूद थे, इसराइल की नेसेट से, उनकी पार्लियामेंट से भी खिताब किया। सो अगर इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, अगर बीबी नेतन्याहू यहां पर मौजूद होता तो उसके क्या आफ्टर मैथ आते आप सोच भी नहीं सकते। उसका पहला आफ्टर मैथ तो ये होता शायद ये पीस डील ना हो पाती। दूसरा आफ्टर मैथ ये होता कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर राइट शुरू हो जाते, क्योंकि इसका साफ मतलब ये होता कि या तो इन मुसलमान मुमालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है या फिर अब्राहम एकॉर्ड्स के ऊपर काम तेज हो गया। अब जिन 4 कंट्रीज ने इस डील को साइन किया है, जरा उनकी कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आता है कतर। कतर पर ऑलरेडी अटैक हुआ और अनफॉर्चुनेटली कतर कुछ नहीं कर पाया, तो वो सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं। दूसरा मुल्क है इजिप्ट, और इजिप्ट की इकोनॉमी कितनी कंट्रोल्ड है मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मजीद जानना हो तो उन वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपने एक और मेजर चीज देखनी है कि वो जो एहराम मिस्र के ऊपर कॉन्सर्ट चल रहे हैं कि जिसके अंदर आपको अकल्ट साइंस नजर आते हैं, आपको दज्जाली फितने नजर आते हैं, आपको वो सिंबल्स नजर आते हैं जो प्योर पेगन रिचुअल्स हैं, वो ऑलरेडी इस कॉन्फ्रेंस से पहले इजिप्ट के अंदर हो रहा है। तीसरा मुल्क इसके अंदर मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ऑलरेडी अमेरिका गॉडफादर है इसराइल का, तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। तो चौथा मुल्क है वो है टर्की है, और यहां पर सिग्निफिकेंस टर्की की है। हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली ना डीप थिंकिंग करते हैं ना फ्री थिंकिंग करते हैं, और सारा फोकस कर दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तारीफें करने के अमल को। और इवन इंडिया के अंदर कोट हो रहा है कि मोदी कैन नॉट रिप्लेस दैट, और हम बहुत पीछे रह गए। इस वक्त ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अहम है, ना इस वक्त इंडिया इस कहानी में अहम है। बीइंग ए पॉलिटिकल, मेरी कोशिश ये कि इस वीडियो के तवस्सुत से आपको 2 मेजर बातें बता दूं, क्योंकि ये 2 सवाल इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जहन में आने चाहिए। नंबर 1 ये कि अगर अर्दगान की, प्रेसिडेंट अर्दगान और टर्की की इतनी अहमियत है, तो ये एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड तुर्की के साथ क्या करने वाले हैं। और नंबर 2 ये, क्या इस अमन मुआहिदे के बाद दुनिया में अमन हो सकता है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। शर्म शेख आने से पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की नेसेट से, उनकी पार्लियामेंट से भी खिताब किया, और आपने 2 चीजें देखी जिसको मीडिया ने हाईलाइट तो किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने उसको गायब करना शुरू कर दिया। वो 2 जो मेजर हाइलाइट्स हैं कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर 2 लोग खड़े हो गए। पहला जो इंसान है उसका नाम है एमन ओदे। एमन ओदे एक इसराइली है, सुन्नी है, लेकिन अपने आप को एथीस्ट डिक्लेयर करते हैं। और एथीस्ट डिक्लेयर करने के बाद उसने जो नारा लगाया प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में, वो नारा था रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, फलस्तीन को एक्सेप्ट किया जाए, उसको माना जाए। और वहीं पर जो दूसरा इंसान था जिसका नाम था ऑफर कैसिफ। ऑफर कैसिफ एक ज्यू है
ज्यू होने के बावजूद उसने अपनी नेसेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए टेररिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन दोनों को पार्लियामेंट से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम अपने ज़मीर के मुताबिक वो दे दिया। चाहे एक ज्यू था, चाहे एक एथीस्ट था, बात उन्होंने वो की जो दुनिया शायद सुनना चाहती है। दूसरी तरफ शर्म शेख में आपने देखा कि जितने मुसलमान लीडर्स थे उन्होंने तारीफों के ऐसे पुल बांध दिए कि जो समझ से बाहर है कि ऐसा क्या अचीव कर लिया कि जिसकी इतनी तारीफ बनती है। न जाने क्यों इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आज शायद इस शेर की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपने देख ली। एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि तुर्की के साथ मसला है क्या। देखिए, जब भी आपने मुस्लिम मुल्कों को देखना है तो ये दो मुस्लिम मुल्क हैं कि जिनको आपको असर नौ बाकी मुस्लिम दुनिया से हटकर देखना पड़ता है। पहला है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। तुर्की के पास एक बड़ी मजबूत फौज है, तुर्की के पास अपनी आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग है, तुर्की के पास एक मुस्लिम सेंटिमेंट है और तुर्की के पास ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म हो जाने का जख्म मौजूद है। दूसरी तरफ आता है पाकिस्तान, जिसके पास अपनी एक आर्मी है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इंटरनेशनल बैकिंग है, एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम सेंटिमेंट है, द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट हैज़ अ न्यूक्लियर पावर। इन दो मुल्कों को जब तक खुदा न खास्ता नुकसान नहीं पहुंचा दिया जाएगा, इनकी कमर नहीं तोड़ दी जाएगी, तब तक मुस्लिम दुनिया को महकूम बनाना शायद एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि तुर्की के साथ ऐसा क्या किया जा रहा है। आपको मेरी ये वीडियो याद होगी, ये वीडियो मैंने आपके लिए तब बनाई थी जब कतर पर अटैक हुआ था। दैट वाज एंड इज स्टिल एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, और इसमें मैंने आपके साथ तफसील से जिक्र किया था कि इसके बाद बदकिस्मती से इन एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड का अगला टारगेट तुर्की होगा और टर्की को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये जो एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये इस वक्त 5 काम करना चाहते हैं तुर्की के साथ। नंबर 1 कि इनके मुल्क के अंदर, इनकी कौम के अंदर न्यू ऑटोमन एम्पायर का कोई रिवाइवल ना हो, मुस्लिम यूनिटी ना हो। और ये करने के लिए ये पहला काम क्या करेंगे, ये तैयब अर्दगान को बदकिस्मती से वेस्टर्न मीडिया के सामने डीमोनाइज करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बहुत सी हरकतें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, आपकी नज़रों से गुजरी हैं। तीसरा काम इनकी नज़र में क्या है कि तुर्की के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई जाए। इन्होंने रिसेंटली पीकेके के थ्रू और वाईपीजी के थ्रू एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, कुर्दिश मूवमेंट का आगाज भी किया था, जिसको तुर्की ने बड़ी अक्लमंदी से कुचल दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक और वे, शेप और फॉर्म के साथ दोबारा इन तक आने की कोशिश करेंगे। चौथा काम इकोनॉमिक कोलैप्स एंड आईएमएफ इंटरवेंशन है। और जो 5वां काम है वो तुर्की को आइसोलेट करने का काम है कि नेटो में रहते रहते तुर्की के लिए टेंशन्स खड़ी हो जाएं और नेटो में मौजूदगी के बावजूद ये इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाए। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अब तक जितना आपको बताया है कहानी रावी उसी तरीके से लिखी जा रहा है। सो अब सवाल यह है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप ये होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज नॉट द हाईलाइट और प्रेजिंग डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द हाईलाइट और डोनाल्ड ट्रंप मेंशनिंग पाकिस्तान इज नॉट द हाईलाइट। द हाईलाइट ऑफ द इवेंट इज तैयब अर्दगान एंड दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल की कि क्या इस पीस डील के बाद अमन कायम हो सकता है। अब इस बात को समझने के लिए पहले ये समझें कि हमास ने उन 20 हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया है कि जो ऑलरेडी हमास की कैद में थे, लेकिन साथ ही साथ जिंदा थे, उनको हैंडओवर कर दिया। और इसराइल ने बदले में 2000 के करीब फलस्तीनी प्रिजनर्स को हैंडओवर कर दिया है। फेज आउट हो रहा है इसराइल गजा से और एड के कॉरिडोर्स को खोल रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमास कहता है कि फेज 1 पर तो एग्रीड हैं, लेकिन डिसआर्ममेंट की तरफ रेजिस्ट करता है। क्या आपको पता है कि इसराइल ने कुछ प्रिजनर्स को रिलीज तो किया है, लेकिन उनको डिपोर्ट भी कर दिया है, यानी उनको इसराइल में, गजा में, फलस्तीन में रहने का हक भी नहीं दिया। एंड हमास इज सर्टेनली नॉट टेकिंग दैट लाइट। देखिए, दुनिया में जब कहीं अमन कायम करना होगा, आपके और मेरे बीच में झगड़ा होगा, हमें अमन कायम करना होगा, ये तभी मुमकिन है जब आप और मैं हाथ में छुरा लेकर ना आए।
इस वक्त इसराइल के हाथ में ये छुरा मौजूद है, रिटेलिएशन का हक मौजूद है। इन 20 पॉइंट्स के अंदर जिस पर एग्रीमेंट हो रहा है उसमें इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन आ सकती है। तो आपको क्या लगता है ये सब होने के साथ साथ अमन कायम हो सकेगा जब दोनों फरीक तो मौजूद हैं, लेकिन एक फरीक कि जो फेक स्टेट है वो अपने हाथ में छुरा पीछे छुपाए बैठा है। ऐसे में अमन कायम नहीं होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो फिर एक सवाल आपके जहन में और आएगा, आपके जहन में यह आएगा, क्या दुनिया में कभी अमन कायम हुआ है? दुनिया के पास इस वक्त 3500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर दुनिया में सिर्फ 268 साल अमन कायम रहा है। अब ये जो 268 साल हैं इसमें से पैक्स रोमाना के 200 साल हैं जो कि 27 BCE से लेकर 180 BCE तक बनते हैं और उसके बाद जो 68 साल लिए जाते हैं वो 1945 से लेकर आज तक लिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 1945 से लेकर अब तक तो दुनिया में अमन नहीं रहा। सो अमन की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अमन कहते किसे? अमन का मतलब एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं होता है। अमन का मतलब यह होता है कि जब आपको जस्टिस पूरा मिले, आपको लॉ एंड ऑर्डर पूरा मिले, आपको इक्वालिटी मिले। और ये डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है। तो आपको क्या लगता है कि फलस्तीनियों के पास जस्टिस है, उनके पास इंसाफ है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है और उनके पास इक्वालिटी है? तो जब तक ये मौजूद नहीं होगी अमन कैसे कायम होगा? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मर्शमायर लिखता है, वो कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जिसको आप जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, ये एनार्किक पावर स्ट्रगल्स हैं कि हर एक को ताकत चाहिए। तो जब तक इंसान की इनेट एबिलिटी ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता है, अमन कैसे कायम होगा? अब आपको याद आएंगे वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि ज़मीन पर क्या ऐसे इंसान को आबाद करना चाहता है मालिक कायनात कि जो दुनिया में खूनरेजी करेगा। इंसान इन्नेट तौर पर कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढता है। मेरी नज़र में ये अमन कायम नहीं हो सकता। अमन दुनिया में तब कायम होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी। उससे पहले अमन के बारे में सोचना सिर्फ एक मजाक का खेज बात है। अब अमन की तारीफ अगर आप मजीद डिवाइड करना चाहें तो दो सूरतों में कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पीस और रिलेटिव पीस। जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त किया जा रहा है, आप रिलेटिव पीस हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट पीस चाहिए तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत आने तक दुनिया में कायम नहीं किया जा सकता। रही बात मिडिल ईस्ट में अमन कायम रहे, मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये अमन कितनी जल्दी बेअमनी में बदलेगा, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।